दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर जैसा कि आप सभी को मालूम है कि छात्रावास अधीक्षक और पंचायत सचिव की भर्ती आने वाली है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि एमपीपीएससी या बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली हैं, जिसमें आपका जैसे ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 हो गया, बहुत सारी जितनी भी अभी चूँकि आपने देखा होगा ईएसबी और एमपीपीएससी ने दोनों ने ही कैलेंडर जारी किया है, जिसमें बहुत सारी भर्तियों के बारे में बताया गया है। साथ में आपकी महिला सुपरवाइज़र और पटवारी भर्ती भी आने वाली है। बहुत सारी भर्तियां आएंगी, तो उसमें लगभग सभी में जीके की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें हमने आपको पिछले सेशन में पर्यटन और जो मध्य प्रदेश के स्थल हैं उनके बारे में पढ़ाया था। आज का हमारा सेशन रहेगा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। तो यहाँ जितने भी इसमें देखिए वीडियो तो बहुत सारे बन सकते हैं, क्योंकि 500-600 क्वेश्चन है, लेकिन हम फिर भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को लेकर वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद भी प्रश्न बचेंगे, तो जब 4-5 वीडियो हो जाने के बाद अगले सेशन हम फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा, यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है? 526। और आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि जो बाघों की संख्या में है, मध्य प्रदेश फर्स्ट स्थान पर है 526 के साथ। सर्वाधिक जो यानी पहला पायदान प्राप्त किया है, जबकि दूसरे स्थान पर कर्नाटक है। देखिए बीच में क्या हुआ था, कर्नाटक फर्स्ट पे आ गया था, उसके बाद जो मध्य प्रदेश था सेकंड पे आ गया था। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ टाइगर कम हो गए थे, लेकिन अब फिर से 526 हो चुके हैं, तो फिर से हम फर्स्ट स्थान पर पहुँच चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत बाघ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत बाघ पाए जाते हैं? 18% बाघ पाए जाते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नवीनतम बाघ आकलन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो बाघ पाए जाते हैं कान्हा किसली में पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना होगा, कितने बाघ पाए जाते हैं? 122। अब जबकि बांधवगढ़, जो बांधवगढ़ अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान है और अभ्यारण्य भी है, उसमें 110 पाए जाते हैं। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में 58 पाए जाते हैं और सतपुड़ा में 48 बाघ पाए जाते हैं। इस प्रकार आपको क्रम से जमाना भी होगा इसके। और पूरे देखिए मध्य प्रदेश में जो 9 राष्ट्रीय उद्यान है, 9 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि सभी में कितने कितने बाघ पाए जाते हैं। वर्ष 2018 बाघ रिपोर्ट वर्ष 2024 की रिपोर्ट की तुलना में मध्य प्रदेश में कितने बाघों में बढ़ोतरी हुई है? तो कितने बाघों में बढ़ोतरी हुई है? मध्य प्रदेश में 2014 से लेकर 18 में कितने अधिक बाघ बढ़ गए हैं? तो 218 बाघ बढ़ चुके हैं। विश्व की पहली टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है? तो विश्व की यानी आपके ना इंडिया की पूछी गई है ना मध्य प्रदेश की पूछी गई है, ये कहाँ की पूछी गई है? सतना जिले, मतलब सॉरी, ये विश्व की पूछी गई है और ये सतना जिले में शुरू की गई है। ये कब शुरू की गई है? ये 3 अप्रैल 2016 को सतना जिले के मकरंदपुर में शुरू की गई है। और इसको शिवराज सिंह चौहान ने इसको जो मुख्यमंत्री थे उस समय, उन्होंने इसको शुरू करवाया। सतना जिले के मकरंदपुर में स्थापित विश्व की पहली टाइगर सफारी नाम जिसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई। तो देखिए यहाँ पर जो सतना में जो सतना जिला था, वहाँ पहले मतलब चूँकि राजा महाराजा हुआ करते थे, जिले तो थे नहीं, तो वहाँ पर उनका राज चलता था। तो राजा जो मार्तंड थे, उनके आराम गाह था, या आप ऐसा मानिए कि उनका क्षेत्र था जंगल का, उसको ही सतना टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
और उनके नाम पर ही राजा मार्तंड सिंह जूदेव के नाम पर ही इसकी घोषणा की गई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इसकी घोषणा की गई है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है आप देख सकते हैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 या फिर आप देखेंगे कि पटवारी की परीक्षाओं में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और लगभग जितनी भी जीके के पेपर होते हैं आपके सभी में पूछा जाता है। विश्व का पहला गो अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया? तो विश्व का पहला, देखिए जहाँ पर विश्व की बात आ रही है ना कि मध्य प्रदेश या इंडिया की बात पूछी जा रही है, तो अगर मालवा में विश्व का पहला यानी अगर मालवा जो ज़िला है वहाँ पर स्थापित किया गया। अगर मालवा ज़िला 2013 में बना है, आपको ये भी याद रखना होगा। और वहाँ के ग्राम सिलेरिया में विश्व का पहला कामधेनु गो अभयारण्य स्थापित किया गया है। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा ये इतने हेक्टर में भी फैला हुआ है। ये केवल गो अभयारण्य ही नहीं है, एक गो शोध केंद्र भी है। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 5 नए टाइगर रिजर्व स्थापित किए जाने की घोषणा की। मध्य प्रदेश में कौन सा अभयारण्य इसमें शामिल है? तो कौन सा अभयारण्य शामिल है जिसको अब टाइगर रिजर्व में परिवर्तित किया जा रहा है? रातापानी। रातापानी जो है रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ पर टाइगर आते हैं और टाइगरों को कई बार घूमते फिरते हुए देखा गया भी है, क्योंकि मेरे भाई ने खुद स्वयं वहाँ पर देखा था। और इसके साथ हम आपको ये बताएं कि अब जो नई योजना आ रही है मध्य प्रदेश सरकार की, उसमें जो केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है उसमें क्या है, रातापानी को टाइगर रिजर्व अभयारण्य घोषित किए जाने की योजना बनाई गई है। जो रातापानी टाइगर अभयारण्य था अब उसे रातापानी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यानी यहाँ पर शिकार करना अब प्रतिबंधित रहेगा। यहाँ के जो वन रहेंगे वो संरक्षित वन रहेंगे। इस प्रकार के यहाँ से बहुत सारे फैक्ट निकल कर आएंगे। मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो मध्य प्रदेश में पहले 9 राष्ट्रीय उद्यान थे, अब राष्ट्रीय उद्यान बढ़कर 11 हो गए। अब 11 से यहाँ पर 26 राष्ट्रीय उद्यान किए जाने की योजना भी बनाई जा रही है सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें कान्हा, बांधवगढ़, माधव, पन्ना, संजय, पेंच, सतपुड़ा वन विहार, फिसली और डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान और कोनू राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। तो आप इनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 होगा। मध्य प्रदेश का वह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जहाँ पर बेडरी प्रजाति की बारहसिंघा पाया जाता है? तो बेडरी प्रजाति के जाने जो हिरन होता है उस पर उसके सींग होते हैं, वो कांटेनुमा बोल सकते हैं आप, या फिर सींग में से सींग निकलता है और पूरे टोटल 12 सींग होते हैं उसमें, तो उसको बेडरी प्रजाति का बारहसिंघा बोला जाता है। तो ये केवल मध्य प्रदेश के कान्हा किसली में ही पाया जाता है। कान्हा किसली किस लिए प्रसिद्ध है? अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए। शेर, चीता, रीछ, नीलगाय, कृष्ण गाय और हिरन इत्यादि। वहीं दुर्लभ प्रजाति की बेडरी का बारहसिंघा भी इसी में पाया जाता है, जो एकमात्र मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें बारहसिंघा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में काले हिरन यानी कृष्ण मृग के आवास के लिए पहला कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया गया? तो कहाँ पर? देखिए हमने आपको बताया ऊपर के प्रश्न में कि जो कृष्ण मृग है, कृष्ण गाय कहाँ पर पाई जाती है? कृष्ण गाय यानी नीली टाइप की गाय पाई जाती है कान्हा किसली में। और कृष्ण मृग कहाँ पर पाया जाता है? शाजापुर जिले में। इसके लिए एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, जिसमें जो काले हिरन होते हैं यानी जिसको कृष्ण मृग बोला जाता है, उनके लिए रिजर्व घोषित किया गया है। तो इसका डी राइट आंसर रहेगा।
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों या कूट को चुनिए। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्या क्या सही है? डी इसका राइट आंसर रहेगा। एक तो इसको कब बनाया गया? पहले ये 1933 में अभय वन हुआ करता था। सीधे राष्ट्रीय उद्यान इसको नहीं बनाया गया। कान्हा किसली के बारे में अगर ये फैक्ट आते हैं तो आपको याद रखना होंगे। सबसे पहले ये अभय वन था। अभय वन का मतलब होता है जहाँ पर देखिए जंगल तो होता है लेकिन वहाँ पर जो जानवर होते हैं वो निर्भय होकर घूम सकते हैं और वहाँ पर जो इंसान है उनका शिकार करना प्रतिबंधित होता है। फिर इसको 1952 में बनाया गया अभ्यारण्य। अभ्यारण्य मतलब जैसे कि आप समझ लीजिए बगीचा, तो ये जीव जंतुओं के लिए बगीचा बनाया गया। ये मध्य प्रदेश अभ्यारण्य चूँकि मध्य प्रदेश स्तर तक रखते हैं। फिर इसको बनाया गया 1955 में राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय मतलब अब ये राष्ट्र धरोहर हो चुका है, यानी अब पूरे भारत का इस पर अधिकार रहेगा। और चौथा है 1974 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। अब चूंकि 1955 में तो ये राष्ट्रीय उद्यान बना और उस वक्त इसमें टाइगर मतलब ऐसे ही घुमा करते थे। ऐसा नहीं है कि टाइगरों के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उस पर ऐसा नहीं था कि टाइगरों के लिए कोई विशेष योजना चलाई जाए। उसके बाद 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में इसे शामिल किया गया। अब तो यहाँ पर मतलब टाइगरों के लिए विशेष जो आप कहेंगे संरक्षण प्रदान किया गया। तो ये 3 फैक्ट हैं, तीनों आपको याद रखना होंगे। और आपको ये भी याद रखना होगा कि इसका क्षेत्रफल कितना है। 940 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर वर्ग किलोमीटर है ना कि वर्ग मीटर है। वर्ग मीटर तो बहुत छोटा होता है। 940 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ लागू की गई थी? तो पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ लागू की गई थी? ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई थी। और ये राष्ट्रीय उद्यान अमेरिका की नेशनल पार्क सर्विस के संयोग से, यानी पार्क इंटरप्रिटेशन योजना किसने लागू की थी? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अमेरिका ने क्या किया कि इसको नेशनल पार्क सर्विस के सहयोग से पार्क इंटरनेशनल योजना में लागू किया। यानी इसमें अमेरिका जो है देश, उसका भी हस्तक्षेप रहेगा। अगला प्रश्न है प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जीवाश्म आप समझते होंगे कि जो पुरानी चीज़ें, यानी जब धरती आग का गोला हुआ करती थी उस समय फिर उसकी आग जलने के कारण गर्मी हुई, फिर गर्मी के कारण बादल बरसे और उस आग को बुझाया और जहाँ गड्ढे थे वहाँ पर पानी भर गया और फिर वो समुद्र के रूप में रहा। और चूँकि ये खारा पानी है, अब उस समय की बात कर रहे हैं। उस समय जो पेड़ पौधों की प्रजातियां थी, उस समय आप सभी को मालूम होगा कि डायनासोर के बारे में बताया जाता है। तो उस समय की बात बोली जा रही है। उन जीवाश्मों को मध्य प्रदेश में एक ऐसी जगह बताइए जहां पर संरक्षित रखा गया है। तो भारत में 4 जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यानों में से एक, देखिए भारत में केवल 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो पदप के लिए, यानी जीवाश्म के लिए जाने जाते हैं। एक तो कोलकाता का ईडन गार्डन हो गया और दूसरा शायद है आपका जो आपका ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसमें कर्नाटक में आता है शायद। और तीसरा आपका मध्य प्रदेश और चौथा भी बेंगलोर साइड ही है। ये चारों साइड इधर ही हैं, लेकिन 2 का तो मुझे अभी याद है, 2 याद नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 भारत में 4 जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में, जिसे 1968 में स्थापित किया गया। ये भूतल पर रखे हुए जीवाश्म के अवशेष हैं। टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया? तो टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया? बी इसका राइट आंसर रहेगा, मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न है, इसको सुमेलित कीजिए। तो देखिए आपको राष्ट्रीय उद्यान तो याद होना ही चाहिए, साथ में क्या है, जहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान जिस जिले में है वो जिला भी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपको केवल राष्ट्रीय उद्यान ही नहीं, उनके जिलों को भी याद रखना होगा। तो कान्हा किसली कहाँ पर है? सबसे पहले आपको ये बताना है। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है?
मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। और दूसरा, बांधवगढ़ कहाँ पर है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? शिवपुरी में है। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बस्तर। बस्तर कहाँ पर? यानी कि आपका छत्तीसगढ़ में है। तो आपको ये चीज़ें याद रखना होंगी। मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ पर किया जाता है? तो मगर और घड़ियाल, देखिए यहाँ पर एक आता है डेल्फिन। डेल्फिन के लिए अगर इंडिया में पूछा जाए तो डेल्फिन गंगा नदी में इसका संरक्षण किया जाता है। अगर फिर मध्य प्रदेश में डेल्फिन का पूछें तो चंबल नदी में किया जाता है। और मगर और घड़ियालों का संरक्षण चंबल और सोन नदी में किया जाता है। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफ़ेद शेरों के लिए प्रख्यात है? बघेलखंड। तो कौन सा है? बघेलखंड। इसके बारे में यहाँ पर एक ऐसी कहानी है कि जो राजा मार्तंड थे, उन्होंने क्या, वो शिकार पर गए तो उन्हें एक सफ़ेद शेर का बच्चा दिखा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने ये सफ़ेद शेर का बच्चा वो ले आए और उन्होंने अपने महल में पाला। उन्होंने बाद में इसको भारत सरकार को सौंप दिया, जिसके बाद उस सफ़ेद शेर के बच्चे हुए। तो जो मध्य प्रदेश में अभी सफ़ेद शेर के बच्चे हैं वो तब से हैं, और वो राजा मार्तंड के कारण हैं, क्योंकि उन्होंने उसको संरक्षित किया, पाला और भारत सरकार को सौंपा। इसलिए उनके नाम पर सतना में एक सफारी भी चलाई जाती है, जो हमने इसमें आप सेक्शन में आपको बताया। दूसरी बात, विदेशों में भी जो ये सफ़ेद शेर हैं वो भी सब भारत से ही गए हुए हैं, उन्हीं की प्रजाति ही है। ये वाला क्वेश्चन MPPSC में आ चुका है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है? माधव राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है। बाकी बांधव, पन्ना और पेंच तीनों राष्ट्रीय उद्यान जो है राष्ट्रीय प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, और उन्हें 1973 में शामिल किया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट योजना सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में लागू की गई थी? तो कहाँ सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था? कान्हा किसली में। प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो प्रदेश का कौन सा स्थान 32 पहाड़ियों से घिरा है? बांधवगढ़। बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये कब बनाया गया? राष्ट्रीय उद्यान 1968 में स्थापित किया गया, जो उमरिया जिले में है। इस राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर 32 पहाड़ियाँ हैं, इसीलिए इसे बांधवगढ़, चूँकि पहाड़ों से बांधा हुआ है इसलिए इसे बांधवगढ़ कहा जाता है। यहाँ पर एक जो महल है, जो दर्शनीय स्थल के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश का यह राष्ट्रीय उद्यान देश में सर्वाधिक शेरों का घनत्व रखने वाला उद्यान है। तो कौन सा है? देखिए, सबसे पहले कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बना? तो कान्हा किसली। और सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया कान्हा किसली, लेकिन जिसमें शेरों का घनत्व अधिक है तो वो बांधवगढ़ कहलाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि बांधवगढ़ में जैसे कि मनुष्य का घनत्व पाया जाता है ना, कि इतने किलोमीटर की आबादी में आपको इतनी संख्या में इंसानों की प्रजाति मिलेगी, तो वैसे शेरों की प्रजाति भी, यानी इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रति 8 किलोमीटर पर एक शेर पाया जाता है, जो देश में सर्वाधिक है। तो ये देश का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो शेरों के घनत्व के लिए जाना जाता है। रेप्टाइल्स पार्क कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? पन्ना में है। इसमें क्या रेंगने वाले जीव जैसे घड़ियाल, मगरमच्छ, जैसे सांप और ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, इसलिए इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान और उनके स्थापना वर्ष का मिलान कीजिए।
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कब बना? 1981 में। उसके बाद आपका वन विहार आपका कब बना? 1969 में। यहाँ से वन विहार 1969। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कब बना आपका? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, एक सेकेंड, देखिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपका कब बना? तो इसका पहला रहेगा 1981 में। फिर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कब बना? 1969 में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका कब बना? 1983 में। माधव राष्ट्रीय उद्यान कब बना? 1958 में। ये पूरे राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं, आपको इनको रोककर याद कर लेना है क्योंकि हम इसको अभी नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 2019 में पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना में बाघ जन्म उत्सव कब मनाया गया? तो पन्ना में कब मनाया गया? 16 अप्रैल 2019 को। राज्य का एकमात्र जिला जिसमें सफ़ेद शेर पाए जाते हैं? रीवा ही एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। और जो पूरे भारत में सफ़ेद शेर हैं वो रीवा से ही गए हैं, और जो पूरे विश्व में सफ़ेद शेर गए हैं वो भी रीवा से ही गए हैं। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी की चोटी पर जॉर्ज कैसला भवन बना हुआ है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में बना हुआ है। ये जॉर्ज कैसल नाम के एक अंग्रेज आ रहे थे उस वक्त सिंधिया घराने ने, तो यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी आ रहे थे जिनके स्वागत में जो माधवराव सिंधिया यानी सिंधिया घराने हैं उनके जो दादाजी थे उन्होंने उनके स्वागत में ये भवन बनाया था। बाद में ये राष्ट्रीय उद्यान में चला गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल कितने अभयारण्य हैं? तो मध्य प्रदेश में 24 अभयारण्य हैं जिसमें 10 अन्य अभयारण्य प्रस्तावित हैं और 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो 24 और ये फिर कितने हो जाएंगे? आप 10 और गिन लीजिए क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी और अम्बेडकर और इस प्रकार के बहुत सारे अभयारण्यों के नाम प्रस्तावित हैं, वो भी हम आपको आगे वाले वीडियो में दिखा देंगे। मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया का संरक्षण किस अभयारण्य में किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर 2 अभयारण्य हैं सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए, एक तो घाटी गांव एक तो करार, लेकिन इसको हटा दिया गया है क्योंकि अब यहाँ पर सोन चिड़िया जो आ वाला है घाटी गांव इसको हटा दिया गया है। यहाँ पर अब सोन चिड़िया नहीं आती और घाटी गांव ग्वालियर में है, जबकि यहाँ पर अब सोन चिड़िया कभी कभी ही दिखाई देती। यहाँ के जो अभयारण्य हैं यहाँ पर जो किसानों की ज़मीन लगी हुई है उनका कहना है कि अब यहाँ पर कभी भी सोन चिड़िया कभी कभी दिखाई देती है, बाकी अब यहाँ से विलुप्त हो चुकी है। तो यानी सोन चिड़िया को बचाने के लिए ये अभयारण्य शुरू किया था, लेकिन घाटी गांव से बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। मध्य प्रदेश में खरमोर पक्षी को किस अभयारण्य में संरक्षित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में खरमोर पक्षी को सरदारपुर अभयारण्य में संरक्षित किया गया है। मध्य प्रदेश के खरमोर पक्षी को सरदारपुर, धार और रतलाम सलेना में संरक्षित किया गया है। तो आज की आपको हमारी सीरीज कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और इसी प्रकार के वीडियो के साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। और एमपी जीके के जितने भी प्रश्न हैं इस बुक से बाहर नहीं जाएंगे, आप लोगों को पढ़ना है और अपने एग्ज़ाम को क्लियर करना है। थैंक यू।